नमस्कार। इस वीडियो में हम अरस्तू के त्रासदी सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको अरस्तू के विरेचन और अनुकरण सिद्धांत को बताए हैं। तो आइए पढ़ते हैं अरस्तू के त्रासदी सिद्धांत। ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा त्रासदी अंग्रेजी के ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतरण है। पश्चिमी देशों में त्रासदी का सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ। यद्यपि अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने भी त्रासदी पर अपने विचार प्रकट किए थे, परंतु अरस्तु ने ही सबसे पहले त्रासदी पर गंभीर और विशद विवेचन प्रस्तुत किए। त्रासदी का आरंभ मदिरा व उल्लास के देवता डियोनिसियस के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है। ईसा पूर्व की 5वीं सदी आते आते यूनान में त्रासदी एक परिपक्व विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। त्रासदी के अतिरिक्त उस युग में कॉमेडी, महाकाव्य, गीतिकाव्य आदि विधाएं भी प्रचलित थी। त्रासदी का मूल अर्थ होता है दुखांत, यानी जब नाटक में रंगमंच पर अंतिम में नाटक के अंत में दुखांत अंत होता है तो वह त्रासदी कहलाता है। अगर वह सुखांत होता है यानी सुख के साथ आदर्शात्मक अंत होता है तो वो कॉमेडी कहलाता है। आइए अब अरस्तु के विचारों को देखते हैं। त्रासदी के बारे में अरस्तु कहते हैं कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य व्यापार की अनुकृति का नाम है, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक तरीकों से अलंकृत किया जाता है तथा जिसके पृथक पृथक हिस्सों में उस निश्चित कार्य व्यापार के विविध प्रकार पाए जाते हैं, जिसका रूप वर्णनात्मक न होकर कार्यात्मक होता है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का विवेचन किया जाता है। यानी यहाँ अरस्तु त्रासदी की प्रमुख विशेषता बताते हैं। वे बताते हैं कि कार्य व्यापार का अनुकरण है त्रासदी। यानी कार्य व्यापार मतलब होता है जीवन के क्रियाकलापों, सुख दुख की घटनाओं और आंतरिक संघर्ष, ये सब हमारे कार्य व्यापार होते हैं। तो इसका अनुकरण वे कहते हैं। अनुकरण सिद्धांत में मैंने आपको अनुकरण का अर्थ बताया था कि अनुकरण का अर्थ केवल नकल नहीं होता है, ये इसका अर्थ होता है पुनर्सृजन। तो वे कहते हैं कि कार्य व्यापार का यह अनुकरण है। त्रासदी की भाषा के संदर्भ में वे कहते हैं कि यह लय, सामंजस्य और गीत से बनती है। कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होना चाहिए। कार्य व्यापार अभिनय द्वारा प्रस्तुत होता है, वर्णन द्वारा नहीं। यानी जो त्रासदी है वो नाटक द्वारा प्रस्तुत की जाती है, कोई कहानी या लेख द्वारा नहीं। इसका मंचन होता है, इसका पाठ नहीं होता। कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विवेचन करती है, जो कि मैंने आपको विवेचन सिद्धांत में भी बताया था कि हमारे मनोविकारों का विवेचन करने का माध्यम है त्रासदी। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं, जिसमें पहला है कथानक, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा विचार, चौथा पदावली यानी भाषा संरचना, पांचवा दृश्य और छठा गीत या संगीत। आइए अब हम इन सभी तत्वों को विस्तार पूर्वक देखते हैं, जिसमें पहला है हमारा कथानक। कथानक को अरस्तु सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। उनका कहना है कि कथानक का अर्थ केवल कथा या कहानी नहीं है, बल्कि घटनाओं की संरचना है। अरस्तु केवल कथांश को महत्व नहीं देते, वे कथा की अथवा घटना श्रृंखला की कलात्मक योजना को महत्व देते हैं। उनके अनुसार त्रासदी में कथानक को 2 चीज़ें अधिक रोचक बनाती है। पहला है स्थिति विपर्य और दूसरा है अभिज्ञान। स्थिति विपर्य को अरस्तु अपनी भाषा में पेरिपेतेइया कहते हैं और अभिज्ञान को अनग्नोरिसिस। यानी स्थिति विपर्य से तात्पर्य है जहाँ नायक की इच्छा के विपरीत कुछ घटित हो, और अभिज्ञान से तात्पर्य है अज्ञान का ज्ञान में परिणत होना। यानी हम कुछ नहीं जानते थे और अचानक से हम वो जान गए। इसको अरस्तु लिखते हैं ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। इसके बाद वे त्रासदी में
कथानक की 3 विशेषण को बताते हैं, जिसमें पहला है कि कथानक गंभीर होना चाहिए, क्योंकि उसे करुणा और भय जैसे मनोभावों को मंच पर प्रस्तुत करना होता है, तो कथानक गंभीर होना चाहिए। और दूसरा है पूर्ण, यानी आदि मध्य और अंत में सामंजस्य होना चाहिए। विपर्य क्रमिक रूप से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई घटना में बाद की चीज़ें पहले दिखाई जा रही है, फिर पहले की चीज़ें बाद में दिखाई जा रही है, तो इस तरह से दर्शक उसे नहीं जुड़ पाते हैं और उनके अंदर जो विरेचन की प्रक्रिया है, जो त्रासदी का उद्देश्य है, वह पूर्ण नहीं हो पाता है। इसके बाद तीसरा विशेषण वे बताते हैं कि कथानक ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए। अगर कथानक विस्तृत होगा तो वह ग्रहण करने में कठिन होगा। जो दर्शक है उसे उसका साधारणीकरण नहीं हो पाएगा, दर्शक को उसमें बोरियत महसूस होगी, उबाऊपन आ जाएगा ज़्यादा अगर वो विस्तृत कथानक होगा तो। इसके बाद है विषय के आधार पर कथानक के 3 प्रकार। अरस्तु ने विषय के आधार पर कथानक के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है दंत कथा मूलक, जो कि अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कथानक है, जिसमें सत्य और कल्पना दोनों होती है, इसलिए वे इसे सर्वश्रेष्ठ और आदर्शात्मक मानते हैं। दूसरा कल्पना मूलक, जिसमें कल्पना के आधार पर रचनाकार कोई कथानक रचता है। उसके बाद तीसरा है इतिहास मूलक, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर कोई कथानक रचा जाता है। यहाँ इतिहास को इतिहास की तरह प्रस्तुत न कर नाटक की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। यानी यहाँ यह अरस्तु बताते हैं कि यहाँ यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि रचनाकार इतिहासकार होकर ना रचे, बल्कि वह नाटककार होकर इसे रचे। इसके बाद कथानक के लिए अरस्तु ने संकलन त्रय का सिद्धांत दिया है। संकलन त्रय को हमें नाट्यशास्त्र में ज़्यादा विस्तृत ढंग से पढ़ना है। यहाँ मैं आपको बताऊँ, संकलन त्रय का तात्पर्य है स्थान की एकता, काल की एकता और कार्य की एकता। स्थान की एकता से तात्पर्य यह है, जैसा कि पहले बताया गया है, कि नाटक यानी त्रासदी अभिनय करने की विधा है, यह वर्णनात्मक नहीं है। यानी हम इसका वर्णन नहीं करते, बल्कि इसका अभिनय किया जाता है, मंचन किया जाता है। तो जब हम इसका मंचन करते हैं तो हम अलग अलग स्थानों को बार बार अगर दिखाएंगे तो मंच की साजो सज्जा में हमें दुविधा उत्पन्न होंगी। बीच में दर्शक को उतने देर बैठा कर हम अगर मंच के पीछे का पर्दा चेंज करेंगे, उसकी साजो सज्जा में परिवर्तन करेंगे, तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद वे बताते हैं काल की एकता, यानी किसी विशेष काल में घटनाक्रम को दिखाया जाना चाहिए। अगर बार बार काल में परिवर्तन होगा, काल की एकता नहीं होगी, तो भी हमें अपनी बातों की अभिव्यक्ति में समस्या आ सकती है। इसके बाद कार्य की एकता, यानी हमारा क्रियाकलाप एक विशेष उद्देश्य से जो उसी पर केंद्रित होना चाहिए, बिना मतलब का चीज़ उसमें नहीं आना चाहिए। इसके बाद शिल्प के दृष्टि से कथानक के 2 भेद अरस्तु बताते हैं, जो कि पहला है सरल कथानक और दूसरा है जटिल कथानक, जो कि हमारे नोट्स में नहीं लिखा गया है। अरस्तु के अनुसार कार्य यदि सरल हो तो कथानक भी सरल होगा, कार्य यदि जटिल हो तो कथानक भी जटिल होगा। यहाँ सरल से अभिप्राय है कि एक अविच्छिन्न कार्य व्यापार, जिसमें स्थिति विपर्य अभिज्ञान के बिना ही भाग्य परिवर्तन हो जाता है, जिसमें कार्य सीधा घटना की ओर बढ़ता है। जबकि जटिल कथानक में भाग्य परिवर्तन के लिए स्थिति विपर्य या अभिज्ञान का सहारा लिया जाता है। उसमें कथानक का विकास सीधा नहीं होता, वह सीधा चरम स्थिति तक नहीं बढ़ता है। तो इस प्रकार अरस्तु ने शिल्प की दृष्टि से 2 कथानक बताए हैं, कथानक के 2 भेद बताए हैं, सरल और जटिल। तो उसके बाद उन्होंने कथानक के लिए संकलन त्रय का सिद्धांत दिया है, जिसमें स्थान की एकता, काल की एकता और कार्य की एकता होनी चाहिए। फिर
विषय के आधार पर उन्होंने 3 भेद बताए। दंत कथामूलक, जिसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया, कल्पनामूलक और इतिहासमूलक। उसके बाद कथानक के उन्होंने 3 विशेषण बताए हैं। यानी कथानक के विशेषण में उन्होंने 3 बातें बताई कि गंभीर होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। इन सभी के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए। और कथानक को रोचक बनाने वाली 2 चीज़ों को उन्होंने बताया, स्थिति विपर्य और अभिज्ञान। तो इस प्रकार उन्होंने कथानक के बारे में बताया कि कथानक का अर्थ है त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। आइए अब हम चरित्र चित्रण को पढ़ते हैं। पोएटिक्स के 15वें अध्याय में अरस्तु ने कहा है कि नाटककार को चरित्र चित्रण करते हुए 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, चरित्र अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उसमें औचित्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। तीसरा, वह जीवन के अनुरूप होना चाहिए, यानी उसमें यथार्थपरक होना चाहिए। और चौथा, चरित्र में एक रूपता होनी चाहिए, यानी आरंभ से अंत तक चारित्रिक विशेषता समान रहनी चाहिए, बिना किसी कारण के कोई भी परिवर्तन ना हो चरित्र में। पहला वे बताते हैं कि चरित्र अच्छा होना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी प्रकार के नैतिक उद्देश्य को प्राप्त करने वाला कोई संभाषण या कार्य व्यापार चरित्र का अभिव्यंजक होगा। यदि उद्देश्य अच्छा हो तो चरित्र भी अच्छा होगा। यह नियम प्रत्येक वर्ग के लिए सही है। उसके बाद चरित्र के संबंध में लक्ष्य करने की दूसरी चीज़ है औचित्य, और तीसरी चीज़ है चरित्र यथार्थ परक होना चाहिए। उसमें यथार्थ जीवन की सच्चाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई काल्पनिक चरित्र, मतलब दर्शकों को, प्रेक्षकों को ऐसा अनुभव हो कि ये कोई काल्पनिक चरित्र है। तब साधारणीकरण में समस्या हो सकती है। साधारणीकरण भारतीय काव्य शास्त्र में भी आपने पढ़ा था। जब हम किसी भी पात्र को या किसी भी रचना में किसी पात्र को देखकर आत्म अनुभूति करते हैं किसी घटना का, तो वो साधारणीकरण कहलाता है। तो अगर एक रूपता नहीं होगी, यथार्थ परक नहीं होगा कोई चरित्र, तो उसका साधारणीकरण में समस्या आ सकती है। चरित्र में एक रूपता होनी चाहिए, यानी आरंभ में जैसा चरित्र है वैसा ही अंत तक रहना चाहिए, बिना किसी कारण के उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अरस्तु लिखते हैं कि जिस प्रकार चित्रकार जीवन का सच्चा चित्र अंकित करते हुए भी उसे सुंदर बना देते हैं, उसी प्रकार कभी कभी चाहिए कि गुण दोष को यथावत रखते हुए भी वह और उसे अधिक परिकृष्ट कर दें। इस प्रकार चरित्र चित्रण को वे अरस्तु दूसरे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में मानते हैं। इसके बाद तीसरा है विचार तत्व, जिसमें भाव तत्व और बुद्धि तत्व दोनों शामिल किया जाता है। त्रासदी का आधारभूत विचार लेखक का ही विचार होता है, जिसे चरित्र चित्रण, पात्रों के संभाषण, घटना नियोजन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद चौथा है पदावली या पद विन्यास या फिर भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। इसके बारे में अरस्तु कहते हैं कि त्रासदी में भाषा अर्थात संवादों में व्यक्त होने वाली भाव के लिए दृश्य की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। घटना व संवाद में पृथक पृथक भी संप्रेषण की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए। यानी किसी भी नाटक में किसी भी घटना को बताने के लिए वहाँ में दृश्य की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। हम उस घटना को अगर किसी को बताए तो उसके संवादों के माध्यम से उसके भाव का संप्रेषण हो जाना चाहिए। ऐसी भाषा, ऐसी पदावली, पद विन्यास नाटक में होना चाहिए, जो कि त्रासदी के लिए जरूरी है। इसके बाद पांचवा तत्व वो बताते हैं, त्रासदी का पांचवा तत्व दृश्य विधान है,
जिसमें रंगमंचीय प्रस्तुति में साजो सज्जा, पोशाक, मंच सज्जा, प्रवेश, निकास, युद्ध या आपदा का दृश्य आदि सब दृश्य तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अरस्तु इसे सबसे कम कलात्मक महत्व का अंग मानते हैं, पर स्वीकार करते हैं कि प्रभाव उत्पन्न की दृष्टि से यह भी दर्शक पर गहरा असर डाल सकता है। इसके बाद छठा और अंतिम है संगीत या फिर गीत। प्राचीन यूनानी रंगमंच में कोरस के गीत, संगीत और लयात्मक अंश त्रासदी का अनिवार्य अंग थे। अरस्तु इसे भी एक स्वतंत्र तत्व मानते हैं। संगीत वातावरण रचने, भावों को तीव्र करने और विरेचन की प्रक्रिया को गहराने में सहायक होते हैं। अरस्तु के अनुसार संगीत को भी त्रासदी का अनिवार्य अंग माना गया है, क्योंकि उनके द्वारा त्रासदी का विषय और वातावरण अधिक गंभीर और प्रभावशाली और भव्य हो जाता है संगीत के माध्यम से। तो इस प्रकार 6 तत्वों की व्याख्या थी। अरस्तु अपने ग्रंथ पोएटिक्स में बार बार त्रासद आनंद का भी उल्लेख करते हैं, यानी त्रासदी मानव पीड़ा की गाथा होते हुए भी वह हमें सुख क्यों देती है, इसका कारण वे बताते हैं कि पहला कारण है कि वह जीवन के सत्य से हमें परिचय कराती है और हमारे ज्ञान भंडार में अभिवृद्धि करती है, हमारे ज्ञान भंडार को वह बढ़ाती है, इसलिए हमें आनंद की अनुभूति होती है। वे दूसरा कारण बताते हैं साधारणीकरण, जो कि साधारणीकरण मैं पहले भी आपको बताया कि हम आत्म अनुभूति करते हैं, यानी किसी भी रचना में पात्रों के जगह हम अपने आप को रखकर देखते हैं। साधारणीकरण से हम भाव आंदोलन का सुख प्राप्त करते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कलात्मक चातुर्य द्वारा मनमोहक रचना, यानी रचनाकार अपने कलात्मक चातुर्य द्वारा अपने कल्पनाशीलता से वह एक मनमोहक रचना रचता है, जिसके माध्यम से हमें त्रासदी में भी आनंद आता है। जैसा कि हम कई बार सिनेमा में भी देखते हैं कि कोई बहुत ही दुखद घटना है, हम वहाँ रो देते हैं, फिर भी जब हमसे पूछा जाता है कैसी लगी मूवी, तो हम कहते हैं बहुत मज़ा आया। तो वहाँ हमें हमारा विरेचन ही हो रहा है, हम उसे देख रहे हैं सीन को और हमारा साधारणीकरण हो जा रहा है, उसकी जगह हम अपने आप को रख कर देखते हैं और हमारा वो भावोत्तेजना बढ़ती है और हमारे मनोविकार का उद्वेलन होता है और फिर उसका शमन हो जाता है और हम रोकर फिर उसके बाद हमें अच्छा फीलिंग आता है। वही त्रासदी का उद्देश्य है कि हमारे मनोविकारों का विरेचन हो जाता है, यानी बाह्य विकारों द्वारा हमारे आंतरिक विकारों का शमन किया जाता है। यही विरेचन की प्रक्रिया है, जो कि विरेचन सिद्धांत में भी मैंने आपको बताया और त्रासदी में भी बता रहा हूँ कि त्रासदी का उद्देश्य ही होता है विरेचन और विरेचन का माध्यम होता है त्रासदी। तो इसलिए ये दोनों सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। विरेचन सिद्धांत की वीडियो मैंने आपको पहले ही उपलब्ध करा दी है और ये त्रासदी सिद्धांत की भी वीडियो आपको मिल गई। इसके बाद आपके पाठ्यक्रम में और भी जो टॉपिक्स है, जिसमें उदात्त सिद्धांत है, कॉलेज का कल्पना सिद्धांत है, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा, इन सभी पर वीडियो बनाई जा रही हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप उन्हें हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।